देखिए अनोखी लाल का केस मैं अब आपको बताता हूँ, इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सेंसिटाइज करने के लिए कि ये तो केस मैंने बताया यूएस के या यूके के, लेकिन अपने यहाँ जो अभी एक केस हुआ जो बहुत ही ग्लेयरिंग केस है अनोखी लाल का। थोड़ा सा मैं आपको इसका वैसे तो जो इसकी मैट्रिक्स है पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसके एक छोटी बच्ची 9 साल की, वो शाम के टाइम घर में उसके फादर ने कहा कि जरा बगल के गांव की बात है, बगल की दुकान से तुम बीड़ी ले आओ, ठीक है, बीड़ी जो सिगरेट जैसी जो होती है। ये बच्ची लौट के नहीं आती है। जब इसकी ढूंढवाई होती है तो ये अगले दिन की डेड बॉडी खुले में मिलती है वहीं आसपास। चौथे दिन एक व्यक्ति जिसका नाम अनोखी लाल, उम्र लगभग 21 साल, गरीब व्यक्ति, मार्जिनलाइज, ये दुकान उसी की थी जिस पे बीड़ी की दुकान ले के लिए जिग गई थी, इसी की दुकान थी। इस पर शक होता है और इसको जो है पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फटाफट उसमें चार्जशीट लग जाती है। 13 दिन के अंदर उसका ट्रायल हो जाता है और ठीक 32 दिन के अंदर, जिस दिन से घटना हुई, चौथे दिन इसको पकड़ा गया था, समझ लीजिए, तो ऑलमोस्ट 27 दिन में ही सारा एविडेंस कलेक्ट हो गया, सारा ट्रायल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, और इसको फांसी की सजा दे दी। आप जानते हो फांसी की सजा के बाद क्या होता है, रेफरेंस जाता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में। फांसी की सजा केवल जो ट्रायल कोर्ट दे दे तो ऐसा नहीं है कि उसको फांसी की सजा एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब तक हमारा हाई कोर्ट जो भी रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट है, जैसे मान लिया यूपी का कोई घटना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच उसकी करेगी, तो उसका जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगी, उन एविडेंस को पूरे को इवेलुएट करके, क्योंकि किसी को फांसी दे रहे होगा, तो उन्होंने भी उसको कर दिया। 3 महीने में हाई कोर्ट में भी अपील जो है उसकी खारिज हो गई और जो कन्विक्शन था डेथ पेनल्टी वो अपहोल्ड हो गया। जो डेथ पेनल्टी होते हैं उनको डेथ रो पे भी बोला जाता है, इस शब्द को भी समझ लीजिए। जिन लोगों को डेथ पेनल्टी होती है उन्हें उन्हें डेथ रो पे भी बोल देते हैं, दैट ही इज ऑन डेथ रो। तो इसको समझिए, डेथ रो मींस दैट ही इज इन द क्यू टू बी हैंग्ड और टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको ये हो गया। अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये गरीब आदमी है, कुछ लोग जो पब्लिक स्पिरिटेड टाइप के लोग होते हैं, कुछ एनजीओ होती हैं, उन्होंने ये केस लड़े और मैं सिद्धार्थ लूथरा साहब जो बड़े फेमस क्रिमिनल और कॉर्पोरेट के लॉयर हैं, हमारे भी अच्छे मित्र हैं, उन्हें अमाइकस क्यूरी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको नॉमिनेट किया अमाइकस क्यूरी, ठीक है। उन्होंने बहुत इसमें एविडेंस कलेक्ट करके अल्टीमेटली 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, मैं अभी बताऊंगा, उसको मैं आगे ही बताऊंगा आपको। लेकिन इनको केस को रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट के लिए कि भाई, और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया, मैं बताऊंगा आपको कि ट्रायल कोर्ट इसका फिर दोबारा से डिनोवो, डिनोवो का मतलब होता है शुरू से, मतलब नए तरीके से। डिनोवो वर्ड को भी नाम याद रखिए। डिनोवो का मतलब एज न्यू, एज फ्रेश केस की तरीके से उसमें कहा। फिर जो है ट्रायल हुआ और ट्रायल में फिर उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई। अब फिर रेफरेंस गया एमपी हाई कोर्ट में 2023 के अंदर। एमपी हाई कोर्ट बड़ा नाराज हुए। एमपी हाई कोर्ट ने उसमें काफी सारी ऐसी चीजें दी जजमेंट में जो बड़े ही, मतलब एक तरीके से एडवर्स कमेंट कह सकते हैं आप। अब फिर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अभी 19 मार्च 2024 को उसी ट्रायल कोर्ट ने तीसरे ट्रायल के अंदर इस व्यक्ति को क्या पाया, निर्दोष पाया। अब आप सोच लीजिए, मैं समझता हूं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को आप पकड़ रहे होंगे शायद, कि इस व्यक्ति को अगर सही तरीके से लीगल एडवाइस नहीं मिलती, कोई ऐसे लोग नहीं आते, 39A नहीं आता, अगर श्रेया सिंघल मुझे याद आ जाता है, वो जो जिसमें 66A आपका जो साइबर लॉ की जो चेंज हुई थी, यहाँ श्रेया रस्तोगी जैसा कोई डिलीजेंट एडवोकेट ना होता जिसको फोरेंसिक साइंस का काफी अच्छा एक्सपोजर है, तो शायद पता नहीं इसका क्या फेट अकम्पली होती, ठीक है। तो अब ये एक ग्लेयरिंग केस है। मैं समझता हूं कि इसके अंदर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तक का ये है कि जो अमेरिका में हुआ, जो इंग्लैंड में हुआ, वो हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहता है, उस पर धूल पड़ी रहती है। तो इन चीजों को हमें ठीक ढंग से बिल्कुल आईने की तरह साफ करके देखना है, ताकि जितना साफ सुथरा, जितना क्लीन, जितना ट्रांसपेरेंट, जितना फेयर जुडिशियल सिस्टम होगा, सोसाइटी की प्रोग्रेस उतनी होगी, उतना ही विकास होगा, उतनी हमारी
ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इतने देर में मैंने एक साइन किया अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट था हमारा ऑफिस का। मैं आजकल जैसे मैंने बताया यूपी SIFS जो हमारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो उसमें अभी हमें 10 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, लैब बनानी है। तो और आपके ये जो है ये आज, हालांकि हमारा यहाँ छुट्टी का दिन है, लेकिन मुझे और खुशी हो रही है कि अब हम और भी बेहतर लैब और अच्छी फैसिलिटी बनाएंगे। तो इसी के साथ आते हैं, वापस लौटते हैं। तो ये अनोखीलाल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें पहला मैं मानता हूं इस केस को जिसमें रॉन्गफुल कन्विक्शन सिस्टेमेटिकली एज ए सिस्टेमिक मैनर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, और फोरेंसिक की जो DNA जैसी रिपोर्ट को निगेट किया गया। निगेट उसकी प्रोसीजर की वजह से, ऐसा नहीं है कि टेक्निक में कोई गलती थी, लेकिन चूंकि जिसने उसको किया कहीं ना कहीं देयर वर प्रोसीजरल मिस्टेक्स, नॉट टेक्नोलॉजिकल। तो दोज थिंग्स हैज टू बी एड्रेस। इसमें जो मैं आपको काफी बता चुका था, अब ये इसकी मैट्रिक्स है। 30 जनवरी 2013 को एक बच्ची 9 साल की जो है वो शाम को बीड़ी लेने जाती है पापा के कहने से, और वो लौटती नहीं है। फिर वो उसकी डेड बॉडी मिलती है अगले दिन, बल्कि तीसरे दिन, क्योंकि ये जनवरी का महीना 31 तारीख का रहा होगा, इसलिए नेक्स्ट डे फरवरी 1 को उसकी बॉडी मिलती है। फिर 4 तारीख को अनोखीलाल को पकड़ा जाता है, जो बीड़ी की दुकान चलाता था, गरीब आदमी था। अब आप सोचिए 4 तारीख को पकड़ने से ठीक 9 दिन में, उसमें छुट्टी उट्टी भी रही है, सैटरडे संडे जो भी रहा हो, 13 तारीख को चार्जशीट लग जाती है। किसमें? किडनैपिंग में, रेप में, मर्डर में। ठीक है, और रेप के पॉक्सो के लिए, चूंकि 9 साल का बच्चा है। फिर 18 तारीख को देखिए कितना फास्ट हुआ, 13 को चार्जशीट, 18 को कमिटल हो गया, कहीं इतना फास्ट नहीं होता है। 27, 28, 1 और 2, 4 डेट लगी, 4 डेट में ट्रायल कंप्लीट। ठीक है, 4 डेट में 27, 28, 1 और 2। 1 तारीख को उस आदमी को लीगल एड, चूंकि गरीब आदमी था, पॉपर था, तो उसको लीगल एड दी गई। कब दी गई? 1 तारीख को। अब जरा फिर दोबारा देख लीजिए पीछे, केवल 1 तारीख को देकर के 2 में कंक्लूड ही कर दिया। ना उसको कोई कागज पढ़ने का मौका मिला, ना 313 करने का मौका मिला, ना उसको अपने क्लाइंट से मिलने का मौका मिला। तो ये रस्म अदायगी टाइप की जो होती है वो हो गई। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह कि 1 तारीख को ही DNA की रिपोर्ट आई, मतलब पहले ही सब कुछ हो चुका। हालांकि उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो उसकी बच्ची के जो पजामी थी उस पे जो सीमेन लगा था वो अनोखी का था, ये उसमें असर्जन आया। ठीक है, ये एलिजली, मैंने दूसरे वाली स्लाइड में रेड किया था, लेकिन ये यहाँ तो एलिज था, क्योंकि यही बाद में चैलेंज होता है अगले वाले उसमें। इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या थे? लास्ट सीन टुगेदर। लास्ट सीन टुगेदर का मतलब क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये एक डॉक्ट्राइन है कि भाई कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो है वो गायब हो गया। ठीक है, अब ये संदेह किसी ने उसको बंदी बना रखा या किसी ने की हत्या कर दी, ये संभावना हो सकती है, आदमी नहीं मिल रहा, कोई बच्चा या कोई भी। तो जो आदमी उसको आखिर में जो मिला था उस पर संदेह जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसकी कुछ नॉर्म्स है, ये नहीं है कि वो 4 दिन पहले मिला था, वो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए उसके गुम होने से और उसके मिलने से, और उसके बाद में वो किसी और को ना मिला हो। मतलब ऐसा ना हो कि भाई मैं मुझे मिला, वो फिर आगे चला गया, फिर उसको कोई और। तो लास्ट सीन होना चाहिए और उसके अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया कि ये बीड़ी लेने गई थी, बीड़ी लेने के बाद किसी और ने देखा नहीं। और एक ही लेडी थी, इसका नाम था कुछ, उसने ये बात कही, हाँ, कीर्ति बाई। कीर्ति बाई ने बयान दिया कि ये लड़की मैंने इसके यहाँ बीड़ी लेते देखी थी, कीर्ति बाई का बयान था। फिंगरप्रिंट का मैच हो गया, हेयर जो उसकी जो मुट्ठी थी, मुट्ठी में भी उसके ये थे क्या, बाल, वो बाल भी उसके उससे मैच हो गए। किससे? जब कोई लड़की का ये दिखाया गया कि भाई लड़की ने जब उसने कुछ किया होगा तो खींचाता नहीं हुई होगी, तो उसके कुछ बॉडी के बाल जो है वो बच्ची की मुट्ठी में थे। और नेल क्लिप, नेल क्लिप में भी जब कोई ऐसा होगा, जैसे मान लिया कोई आदमी जबरदस्ती कर रहा है, तो वो कुछ नेल क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेप के केसेज में या इस तरीके का जहां पे स्ट्रगल होता है विक्टिम और एक्यूज के बीच में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है, इसका भी जब DNA हुआ तो ये भी जो है मैच हो गया। ठीक है, अब जजमेंट आ गया, देखिए 4 तारीख में। अब आप सोचिए 30 तारीख को घटना होती है, 4 तारीख को बंदा पकड़ा जाता है, और 4 तारीख को मार्च में, 1 महीना 3 दिन के अंदर घटना होना, पकड़ा जाना, DNA होना, ट्रायल होना, सब हो गया। तो एक चीज सुनी होगी आपने कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड।
ये डॉक्ट्रिन सुनी होगी, ये तो बहुत पॉपुलर है, इंडिया में बहुत लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे केस पेंडिंग है, सभी लेवल के केसेस इसमें। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम आएगी, हरीड जस्टिस बरीड जस्टिस। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो हरीड जस्टिस जो करोगे आप, उससे पूरा का पूरा जो न्याय है वो कब्र में चला जाएगा। वही केस ये है। अब ये जो है, जैसे मैंने कहा रेफरेंस कौन सी सेक्शन में होता है? 366 में, कंफर्मेशन। आप ऐसा नहीं है ट्रायल कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी और आप उसको फांसी लगा दो, नहीं, कंफर्मेशन होना जरूरी है। हाई कोर्ट से कौन सी सेक्शन में? 366 के अंदर है, ठीक है। और इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? 367 के अंदर हाई कोर्ट कैन ऑर्डर फर्दर। यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या मतलब हम कैसे इनोसेंस को लाएं, इनोसेंस क्लेम को, तो ये 367 से ड्रॉ होगा। 367 में पूरी पावर है हमारे हाई कोर्ट को कि वो ही कैन ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस। जो हम न्यू एविडेंस की बात कर रहे थे, वो एडिशनल एविडेंस यहां से निकल सकते हैं। तो जैसे मैंने कई लोगों से ये कहा, तो आउटराइटली लोग कह देते हैं न्यू एविडेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव सेक्शन 367 एंड इन द न्यू करस्पॉन्डिंग लॉ संहिता to bring additional evidence if necessary for proving guilt or innocence. In case of reference 367, the High Court has power. ये 366 नहीं है, 368 है। गलती से ये वो हो गया है, मतलब गलती से टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, दूसरी स्लाइड में मैंने कर दिया था, इसमें रह गया। ये 368 है। इसे क्या पावर है इसमें, जो रेफरेंस को कैसे डील कर सकते हैं हाई कोर्ट? नंबर 1, कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्पोज एनी अदर लॉफुल सेंटेंस। वो डेथ भी दे सकते हैं, डेथ जो दिया गया उसको, या कम्यूट कर सकते हैं, उसको लाइफ कर दें और कम कर दें, तो ये पावर है उनको। दूसरी पावर क्या है? एन्यूल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज ऑफ ए डिफरेंट ऑफेंस। एक में मान लिया उसको कोई सजा दी है, किसी ने कन्विक्ट किया है, उन्हें लगा कि नहीं ये सेक्शन गलत लगाई, उसी आधार पे उसको सेक्शन को तो एन्यूल कर देंगे, वो दूसरी में सजा दे सकते हैं। ये नहीं है कि वो दोबारा कहें कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, तो ये भी पावर है उनको। तीसरी पावर क्या है? वो ओवरऑल ही उसको एक्विट कर दें। तो सुप्रीम हाई कोर्ट को 367 के अंदर बहुत ही 68 के अंदर बहुत ही वाइड पावर है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब इसने क्या किया, इन्होंने जो है उसको एक्यूज की जो सजा थी डेथ पेनल्टी, उसको कंफर्म कर दिया। किन किन कारणों से? बिकॉज एक्यूज वाज लास्ट सीन टुगेदर विद द एक्यूज्ड विद द डिजीज, जो मृतिका थी। इंक्रिमिनेटिंग फोरेंसिक एविडेंस, डीएनए मिल गया, फिंगरप्रिंट मिल गए, लास्ट सीन थ्योरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने उस बात को मान लिया। और 27 जून को ही इन्होंने भी इस केस में जो है कंफर्मेशन दे दिया। अब आप देखिए, वैसे तो इतने सारे केस भरे पड़े हैं, सब जगह पेंडिंग चल रहे हैं। यहाँ 30 जनवरी को केस होता है उसी साल में 13 में, और यहाँ 27 जून को, मतलब 5 महीने पूरे नहीं हुए, 5 महीने में भी 3 दिन कम थे जब ये इसका हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, कंफर्मेशन हो गया। अब चले गए वो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज हेस्टी डिस्पोजल ऑफ, जो मैंने बताया ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उसका उल्टा यहाँ क्या हो गया? हरीड जस्टिस बरीड जस्टिस। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व एट पैरा 18, ये पढ़ने लायक है इसी में। Expeditious disposal is undoubtedly required in criminal matters and that would naturally be part of guarantee of fair trial। भाई आप बहुत डिले मत करो, नहीं तो फेयर ट्रायल बिगड़ जाएगा, बात सही है। However, इसका जो उल्टा है, the attempt to expedite the process should not be at the expense of the basic element of fairness। अगर आप जल्दी करोगे तो फेयरनेस का ठीक उल्टा हो जाएगा। And the opportunity to the accused on which postulate the entire criminal justice administration। तो अगर आप जल्दबाजी करोगे तो उसमें फेयर ट्रायल कहां हो पाएगा? तो फेयर ट्रायल का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए जल्दबाजी करके, ये कहने का मतलब हुआ। अब इसमें इन्होंने जो ये मैंने कहा था ना, नालसा सालसा डालसा, जो लीगल एड जो देते हैं, उनके लिए गाइडलाइन बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जजेज हैं, कृपया करके इसको जरूर ध्यान से पढ़ लें। अनोखी लाल का जो 19 दिसंबर 2019 नहीं 18 दिसंबर 2019 का जजमेंट था, ये बहुत ही प्रोमिनेंट जजमेंट है ये। दिस शुड बी रेड बाय ऑल लीगल प्रोफेशनल्स
दोज हु हैव डेल्ट द क्रिमिनल लॉ। तो ये 3 इसमें बता दी। वेदर द चार्जेस फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट आर, हाँ इसमें जो इन्होंने 3 वो दिए कि ट्रायल कोर्ट को वापस कर दिया केस, रेमिशन कर दिया, रेमिट कर दिया, और कहा कि इसमें सबसे पहला तो जो डेथ पेनल्टी थी उसको क्वेश किया। उन्होंने कहा कि इसका दोबारा से डिनोवो ट्रायल होगा, वर्ड होगा डिनोवो, देखो हाँ डिनोवो कंसिडरेशन के लिए। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट इट शैल बी ओपन टू द लर्निड काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डिफेंस को ये कहा कि इन 3 चीज पे आप कर सकते हो। अब सुनिए जरा, फिर इसमें क्या होता है उसमें ट्रायल कोर्ट में, वो भी बताऊंगा मैं, बहुत जरूरी है इसको समझना है। 3 गाइडलाइन थी, ये गाइडलाइन नहीं थी, डायरेक्शंस थी, बल्कि क्या थी, वेदर द चार्जेस फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड। ये डिफेंस लॉयर को कहा गया कि अगर चार्ज गलत फ्रेम किए गए हैं तो आप उसकी अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, करा सकते हो। ये गाइडलाइन थी, डायरेक्शंस थी। दूसरा, वेदर एनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस नीड टू बी रिकॉल्ड, जो डिफेंस का विटनेस है उसको आप दोबारा से एग्जामिन कर सकते हो, ये भी पावर दी किसको, डिफेंस लॉयर को। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था, वेदर एनी एक्सपर्ट एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन रेस्पॉन्स टू एफएसएल एंड डीएनए रिपोर्ट यू कैन कॉल एंड एग्जामिन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ इंडिया में, विल डिस्कस इट जस्ट इन ए 5-7 मिनट्स। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन कल आउट की, अमिस्कस क्यूरी या डिफेंस का जो वो होता है ना लीगल एड, उसके लिए जो मैं बता रहा था। 4 गाइडलाइन है, मैं चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, बट इनको पढ़ने लायक है ये। अब ये आ गया केस वहां से लौट के, अब सेकंड ट्रायल हुआ। सेकंड ट्रायल में ना तो कहने के बावजूद जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने कहा कि हमें जो डीएनए एक्सपर्ट हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करना है, उनको बुला दो। वो समन गया, वो नहीं आए, वो कहीं बिजी हैं, ऐसी है। बाय द वे वो जो डीएनए एक्सपर्ट है वो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री अनडाउटेडली। लेकिन अब जो सामने रिपोर्ट्स आई हैं वो तो आई हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। द फोरेंसिक एक्सपर्ट बट नॉट एग्जामिन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये क्लियर कट वायलेशन था कहाँ का, थर्ड पॉइंट जो दिया था, वेदर द एक्सपर्ट एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड। ठीक है, तो ये करके उन्होंने क्या किया, फिर उसको कन्विक्ट कर दिया दोबारा भी, और कन्विक्ट करके भी फिर डेथ पेनल्टी दे दी। अब ये फिर चला गया कहां पे, रेफरेंस चला गया फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने काफी नाराजगी व्यक्त की। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जब ये गया दोबारा से केस रेफरेंस, उस टाइम पे 39A प्रोजेक्ट जो मैंने NLUD का बताया उसमें श्रेया ने इसको रिप्रेजेंट किया, एंड शी डिड excellent work, and I always say that, and she is very well known to us, and she has visited our institute also, and she will be shortly visiting again to give this entire understanding of this case to our student. तो ये प्रोजेक्ट इन 39 ने इसमें इंटरवीन किया। डिफेंस डिमांडेड द केस टू बी रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फोरेंसिक एक्सपर्ट एंड फॉर सीकिंग एक्सेस टू द लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट। वही चीज जो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका था, यहाँ फिर उन्होंने दोबारा से एम्फेसाइज किया। फिर हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर सेटिसाइड किया। पहले वाली गलती नहीं किया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट संभल चुका। हाई कोर्ट ने वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्रायल पे किया था। अब इन्होंने इसको सेटिसाइड किया और कहा कि remanded the case to the trial court for fresh consideration on guilt and insisted that the forensic expert should be examined। ये चीज को फिर एम्फेसाइज किया, तब जा करके ये बात कोर्ट को समझ में आई। और फिर कोर्ट ने क्या किया, द ट्रायल कोर्ट रिवर्स द अर्लियर ऑर्डर, और अनोखी लाल जो है 19 तारीख को एक्सोनरेट हुए, 20 तारीख को इंदौर जेल से छूट करके अब वो अपने घर खंडवा में चले गए। ठीक है, ये हुआ। अब इसकी की फाइंडिंग है जो हमारे लिए लर्निंग है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये साइंस की गलती नहीं है, ये हमें साइंस को डिस्क्रेडिट नहीं करना है। इसमें डीएनए की कोई गलती नहीं है, इसमें प्रोसीजर की गलती है, इसमें इंटरप्रिटेशन की गलती है जिसने इंटरप्रेट किया। अब अगर कोई 2 + 2 4 होता है, इसकी जगह कोई 5 लिख दे तो अंकगणित का फेल्योर नहीं है ये समझिए इस बात को। चूंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, देखिए फोरेंसिक साइंस करेंगे, फोरेंसिक साइंस कंपलसरी कर दी 176(3) में जो है 7 साल से ज्यादा वालों को जाना भाई आप समझ लीजिए, फोरेंसिक साइंस का फॉल्ट नहीं है ये प्रोसीजर का फॉल्ट है। ये तो कोई भी आदमी किसी भी चीज को गलत कर सकता है। तो ये आप प्रोसीजर सुधारिए, साइंस को ठीक, काफी ठीक है, जहां गलतियां हैं उनको ठीक किया जाए और ओवरऑल ओपन माइंड से इसको देखा जाए। अब ये जो की फाइंडिंग है मैं इसे करके जल्दी से अब कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट 5
certainly within 15 minutes. DNA analyst failure to report that the male DNA found in the disease vaginal and anal sample do not relate to Anopheles. उसी रिपोर्ट पे जब एक एक्सपर्ट आ जाती है श्रेया जैसी, उसने इस बात को सिद्ध किया कि जिसको आप उसका बता रहे हो ये तो है ही नहीं है उसका, तो कोई रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? अनएक्सप्लेन्ड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डीएनए रिजल्ट इन द लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेट बोल रहे थे और जो रिपोर्ट बनाई गई उनमें काफी विसंगतियां थी, डिस्क्रिपेंसीज थी। नोटेबली एन एविडेंस सैंपल ब्लड स्टेन ऑन डिजीज क्लोथ, जो मैंने कहा था कि उसके जो कपड़ों पे खून लगा हुआ था, सीमेंट था, वाज इनकरेक्टली यूज एज रेफरेंस सैंपल। ये बहुत बार गलती होती है रेफरेंस सैंपल और क्या कहते हैं क्वेश्चन सैंपल में। ये आरुषि में भी हुई थी गलती। वो जो तकिए का कवर था, जिनको उसके केस का पता है, वो तकिए का कवर ही उसमें सारी खेल था, उसमें प्रॉब्लम वही हाल यहाँ हो गया। तो ये सैंपल जो है ये बहुत बार, इसलिए सैंपल की लेबलिंग जो है वो बहुत ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो जरा सी सैंपल लेबलिंग हुई तो कुछ का कुछ रिजल्ट आ जाएगा और फिर किसी की किस्मत बर्बाद हो सकती है और कोई क्रिमिनल आबाद हो सकता है। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं इसमें। सीरियस गैप इन द चेन ऑफ कस्टडी ऑफ सैंपल इंपैक्टिंग देयर इंटीग्रिटी। चेन ऑफ कस्टडी जैसे हम होते हैं, ये उठा लिया वो उठा लिया, ठीक से उसकी पैकिंग नहीं की और ले आए थाने पे, अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हमें इसको सिस्टम को ठीक करना चाहिए। सीरियस गैप्स, likelihood that accused was present in the village on the day of incident. Nevertheless, the 36 hours between the disease last sighting with him and recovery of her body, ये जो टाइम था, इस टाइम में 36 घंटे के लगभग टाइम था। अब किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी डेथ कब हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात आई इसमें, एक और जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसका जो विसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें ये आया कि मरने से 3 से 4 घंटे पहले उसने कुछ खाया था, मरने से 3-4 घंटे पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक्चुअल उसी टाइम वो लड़की वहां से गई या घर आने के बाद गई, ये एक सस्पिशियस वाली बात हो गई। ठीक है, फाइनली जो लड़का 21 साल का था जब वो पकड़ा गया था, 11 साल बाद 32 साल की उम्र में वो 20 मार्च को, करीब अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, आज 30 तारीख है, तो लगभग 10 दिन पहले वो अपने घर आया है।